वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। देखिए, अगर आप यूपीएससी में प्रीलिम्स जैसे मतलब ज्योग्राफी को आप करना चाहते हो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट क्या है, एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए, पीवाईक्यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। तो आज जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के हम पीवाईक्यूज़ लगाएंगे। ये जो पीवाईक्यूज़ है ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में मिलेगा। ठीक है, और एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि कई बार क्वेश्चन में आपका पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है तो हम क्या जिग-जैग ट्रिक लगा सकते हैं, वो भी मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है, तो चलिए अब देरी ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा सीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन जो है आपको दोनों मीडियम में दिया हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, दोनों में। ठीक है, जो बच्चा जिस मीडियम का है वो उसमें अपना क्वेश्चन आराम से पढ़े, वीडियो को पॉज करें। ठीक है, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट में नहीं लिख सकते तो अपनी एक डायरी में लिखें और वहाँ से क्वेश्चन को करें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि विद रेफरेंस टू पाल्म ऑयल के बारे में हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अबाउट द करेक्ट। ये बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी आप करते हो तो प्लीज़ देख लेना एक बार उसने आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। द पाल्म ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ओके, हमको नहीं पता, हमें जीरो नॉलेज है। सेकंड पढ़ते हैं। द पाल्म ऑयल इज़ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। ओके, द पाल्म ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल्स। ठीक है, चलिए अब हमको नहीं पता भाई इस बारे में। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बात बताइए मुझे, मैं अब आपसे जस्ट वेट, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने एक स्टेटमेंट बनाई। ठीक है, पाल्म ऑयल से रिलेटेड मैंने बोला कि यार इसका जो नेटिव है वो उसका अफ्रीका है। ठीक है, अब ये तो सही है। अब मुझे ये स्टेटमेंट गलत बनानी है, और स्टेटमेंट गलत बनाना कितना आसान है। अफ्रीका की जगह मैं अमेरिका रख देता हूँ, यूएसए रख देता हूँ, एशिया रख दिया मैंने, बात खत्म। स्टेटमेंट आपकी गलत होगी नहीं होगी, ईजिली आप कहोगे हाँ सर। एग्जामिनर यहाँ इसको कितनी आराम से इसको चेंज कर सकता है नहीं कर सकता, आप कहोगे हाँ सर कर सकता है, ये तो बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हम एक बार और पढ़ते हैं। द पाल्म ऑयल इज़ ए रॉ मटेरियल। ठीक है, वो एक रॉ मटेरियल है फॉर किसके लिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो भी क्या बनाने के, लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। अब एक बात बताइए भाई, लिपस्टिक हमने मान के चलिए लिपस्टिक, ठीक है, एंड परफ्यूम की बात कर रहे हैं। जस्ट वेट, अब एक बात बताइए, इनमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं जिनसे बनी होती हैं। क्या एग्जामिनर जाके एक एक चीज़ देखेगा कि यार उसमें पाल्म ऑयल है या नहीं है? क्या परफ्यूम में भी जाके वो देखेगा एग्जामिनर? क्या उसके पास इतना समय है कि इसमें पाल्म ऑयल होगा या नहीं होगा? एक बात बताइए, हो सकता है यदि एक बार भी इन दोनों में कोई भी 0.1% भी यदि पाल्म ऑयल की इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी क्वांटिटी चली गई बनाते समय, तो एग्जामिनर का तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा। समझ में भाई, कुछ इंडस्ट्री तो होंगी ना जो लिपस्टिक्स प्रोड्यूस कर रही है, परफ्यूम प्रोड्यूस कर रही है, वो भी एक पाल्म ऑयल को एक रॉ मटेरियल के यूज़ में लेकर। आपको क्या सर, हाँ ये तो बात सही है ना। एग्जामिनर अपने आप को बचाएगा ना, सिंपल सी बात है। वो स्टेटमेंट गलत नहीं करेगा, ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं गलत करेगा। जहाँ भी सम बोला गया, यदि बोलता कि ऑल इंडस्ट्री आता, कि ऑल इंडस्ट्रीज आता, तो ये स्टेटमेंट इजीली गलत हो जाता, नहीं हो जाता? आपको क्या सर गलत हो जाता है ना। बट ये सम कुछ तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम नहीं है, दिस इज़ राइट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। द पाल्म ऑयल कैन बी यूज प्रोड्यूस बायोडीजल। कैन बी, यस कर सकते हैं भाई, ये भी ऑयल है। ठीक है, एक ऑयल है, हो सकता है यूज़। कैन वैसे भी बोला, कैन भी बोला गया है। ठीक है, बोला गया है जा सकता है, ये देखिए हिंदी में। ठीक है, और कुछ उद्योग, सम इंडस्ट्री, देखिए है ना। तो हाँ दिस इज़ राइट भाई, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसको गलत बनाना बहुत आसान था। बस समझ में आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर है, क्या आंसर है? आप कहोगे सर राइट आंसर है बी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा पाल्म ऑयल के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, देखिए भाई यहीं मैं लिख रहा हूँ, पाल्म ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भाई, पहली बात ये है जो उसका नेटिव है। ठीक है, ये अफ्रीका में पाया जाता है, मूल रूप से ये अफ्रीका का है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, अफ्रीका ओरिजिन का है, पहली बात तो ये। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जितने भी ट्रेडिशनल सीड्स ऑयल हैं, ठीक है, उनसे 5 गुना, ठीक है, 5 मल्टीपल 5 गुना ऑयल होता है किसमें? पाल्म ऑयल में।
बात समझ में? जितने भी ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं, जितने भी पारंपरिक सीड्स हैं, ठीक है, उनमें उनसे सबसे ज़्यादा जो ऑयल पाया जाता है वो पाल्म प्लांट में पाया जाता है। कितना? 5 गुना ऑयल। ठीक है। दूसरा कैसा प्लांट है ये सर? हम कहेंगे सर ट्रॉपिकल प्लांट है। भाई अफ्रीका खुद एक हिस्सा उसका ट्रॉपिकल का है। ठीक है, तो ये कैसा प्लांट है? आपका ट्रॉपिकल प्लांट है पाल्म ऑयल। इसका यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं इसका। लाइक आपका बायोडीज़ल में इसका यूज़ होगा, जैसे लाइक आपका मैं लिख देता हूँ बायोडीज़ल हो गया। ठीक है, जैसे आपके कॉस्मेटिक सामान हो गए, उसमें आपका यूज़ कर लिया इसको। ठीक है, इन सब चीज़ों में परफ्यूम वगैरह इस जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी राइट थी आपकी। बात आ गई समझ में? पाल्म ऑयल किस का ओरिजिन है? आपको कि सर अफ्रीका का है। ये जो ट्रेडिशनल जो ऑयल सीड्स हैं उनसे कितना ज़्यादा आपको ऑयल देता है? ये देता है सिर्फ 5 मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट है सर, इसका यूज़ बायोडीजल, कॉस्मेटिक, परफ्यूम वगैरह इन सब इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नज़र डालते हैं। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ शुगर? ठीक है, मेजर सोर्स क्या है शुगर का? सिंपल सी बात है भाई, हमको पता है शुगर कहाँ से आ रही है, गन्ने से आ रही है। गन्ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर कैन। बोला ना, ये कोई कौन सा चीनी का एक प्रमुख सोर्स है। ये सीडीएस का क्वेश्चन 2010 में आया है। ये हमको सब बेसिक नॉलेज पता है, बट मैं अब आपसे पूछने लगा। यदि मैं अब आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे एक बात बताइए, जो हमारा शुगर कैन है, वेट मैं यहीं से कर देता हूँ, जो हमारा शुगर कैन है, ठीक है, वो किस एरिया का, मतलब जैसे लाइक ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, टुंड्रा एरिया, किस एरिया का आपका क्रॉप है? आप कहोगे सर ये जो होता है ये तो आपका ट्रॉपिकल, ठीक है, एंड सब ट्रॉपिकल, दोनों में इसको उगाया जा सकता है हमारे शुगर कैन, मतलब गन्ने को। सिंपल है। अब टेम्परेचर बताइए इसके लिए कितना चाहिए? टेम्परेचर बताइए। आप कहोगे सर ये हमको पता है कि गन्ना जब उगाया जाता है, गर्मी का टाइम होता है, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका रिक्वायरमेंट है ना। या आप बोल सकते हो कि इतना भी हम बोल सकते हैं 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। रेनफॉल, बारिश कितना चाहिए? बहुत कम बारिश चाहिए। ठीक है, रेनफॉल इसमें चाहिए हमारा 75 टू 150 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, बात समझ में आई? सोइल कैसी होनी चाहिए? सोइल आपका लाइक वेल ड्रेन होनी चाहिए, फर्टिलाइज होनी चाहिए, डीप एल्यूवियल होनी चाहिए, और ब्लैक सोइल में भी ये हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपसे कहने लगा कि सर एक बात बताइए, हिंदी वालों को मैं बता देता हूँ कि जो हमारी दोमट मिट्टी है, या हमारे जो यूपी में जो मिट्टी होती है ना, जो गंगा क्षेत्र में होती है, जलोढ़ मृदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, वहाँ पे गन्ना आराम से होता है। मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी, ठीक है, तो आप सब जान रहे होंगे यूपी में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पेशल वेस्ट यूपी में, बस समझ, मैं भी वेस्ट यूपी से ही हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल मैंने आपको बता दी कैसी होनी चाहिए, ड्रेन होनी चाहिए, फर्टिलाइज होनी चाहिए, डीप एल्यूवियल होनी चाहिए, और ब्लैक सॉइल में भी हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, इसके प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो गन्ने का उत्पादन है वो कौन से राज्य करते हैं? सबसे हाईएस्ट कौन सा है? आपको क्या सबसे हाईएस्ट है? यूपी पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसके बाद कौन है? इसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र के बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका कर्नाटका। बात समझ में आ गई? ये 3 टॉप स्टेट हैं शुगर कैन प्रोडक्शन के। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया शुगर कैन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, एनडीए 2021 में क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया हुआ था कि भाई फूड क्रॉप बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। फूड क्रॉप में रागी क्या ऐड होता है, कैश क्रॉप में क्या जूट आता है, और प्लांटेशन क्रॉप में क्या कोकोनट आता है। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कोई ट्रिक वगैरह बताऊँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके नॉलेज पर बेस होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फूड क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है। जिसको ये पता है वो इसको आराम से कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं हिंदी में भी देखो वही है, खाद्य फसल, नकदी फसल और बागानी फसल। ठीक है, वही सेम है, क्वेश्चन लैंग्वेज अलग है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। देखिए जो हमारी फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप के कुछ स्पेसिफिक बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। इसका जो फर्स्ट मोटिव होता है वो क्या होता है? वो होता है फूड क्रॉप्स, मतलब जो इंसान है उसके भोजन के लिए उगाना, वो फसल जो इंसान के भोजन के काम आती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई।
ठीक है। ये अब एक बात हो, लाइक आपका गेहूँ हो गया, ठीक है, आपका ज्वार हो गया, आपकी दालें हो गई, ये सब आप खाते हो ना घर में, तो कैसी है, फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। और फूड क्रॉप्स के लिए क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर ये ना छोटे से लैंड पर, स्मॉल लैंड्स पर अपना आराम से उग जाती हैं, कि भाई फूड क्रॉप से ज़्यादा बड़े लैंड की जरूरत नहीं होती है, ठीक। शॉर्ट टर्म होती हैं, ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं चाहिए होता इनके, ठीक है। जो इनमें इन्वेस्टमेंट होता है वो भी कैसा होता है, वो भी आप बोलोगे सर ये मॉडरेट, मतलब लो और मीडियम इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। और एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बता दिया राइस, ठीक है, आपकी पल्स, आपका वीट, ठीक है, आपका रागी, ठीक समझिए, आपका बाजरा, मतलब मोटा अनाज जिसको बोलते हैं मिलेट्स, ठीक है, ये सब किस में आ रही है, आपकी फूड क्रॉप्स में आ रही है। तो मैंने आपको बता दिया फूड क्रॉप्स में क्या क्या होता है कि सर एक तो स्मॉल लैंड्स चाहिए होता है, स्मॉल टू मीडियम लैंड्स होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म आपकी टाइमिंग है, ज़्यादा छोटे छोटे मौसमों में अपना उग जाती है। जो इनका इन्वेस्टमेंट है सर वो लो मीडियम है, ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल राइस, ठीक है, आपका रागी, बाजरा, ठीक है, गेहूँ, वीट, ये सब चावल, ये सब इसके फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कि सर कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप के बारे में बात करेंगे हम। तो भाई देखो सिंपल है, कैश क्रॉप नाम से पता चल रहा है कि व्यापार के लिए, जो फसलें व्यापार के लिए की जा रही है उनको हम कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब एक बात बताइए, ये जो की जाती है ये हाई प्रॉफिट के लिए किया जाता है, इनको जो उगाया जाता है हाई प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है। जो फूड क्रॉप्स को उगाया जा रहा है वो हमारे भोजन को शांत, हमारे भूख को शांत करने के लिए, हमें खाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो कैश क्रॉप्स ये हाई प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए किया जाता है, मार्केटिंग के लिए, ठीक है। इसमें जो लैंड है भाई देखो, आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करोगे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो लैंड का एरिया भी तो ऐसे बढ़ेगा ना, आपको उसी लेवल पे क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा। तो आपको क्या सर लैंड कैसा होना चाहिए, लैंड होना चाहिए भैया लार्ज, ठीक है, सॉरी अरे यार क्या लिख दिया, लैंड का जो साइज़ है वो होना चाहिए बड़ा, ठीक है, लार्ज होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई आप लोगों के सामने, ठीक है। दूसरी बात कि सर एक बात और बताइए कि मौसम, भाई इनको शॉर्ट टर्म मौसम की ज़रूरत होती है, ठीक है। मौसमी फसलें हैं कैश क्रॉप्स में कुछ, तो मैं आपके एग्जांपल भी बताऊंगा, लाइक कपास, गन्ना, जूट बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। दूसरा कि सर इनकी जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, इनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है हाई, ठीक है। कैश क्रॉप्स भाई पता चल रहा है, भाई प्रॉफिट कमा रहे हो ना, आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट उतना आपका प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट कैसा है, हाई है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके एग्जांपल, कैश क्रॉप्स के एग्जांपल लाइक आपका कॉटन हो गया, ठीक है, आपका कपास, हिंदी में भी लिख रहा हूँ मैं और बोल भी रहा हूँ इंग्लिश में, जैसे कॉटन, ठीक है, आपका शुगर कैन मतलब गन्ना, ठीक है, आपका जूट, ये सब कैसी फसलें हैं, कैसी क्रॉप्स हैं। आप कहोगे सर ये जो क्रॉप्स हैं वो हमारी कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। इन सब से व्यापार होता है ना, कपास से आपका रुई वगैरह बनता है, गन्ना मिल में जाता है, सो आपका शुगर बनती है, तो व्यापार के लिए हो गई। जूट हो गया आपका, जूट के बोरे बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये आपकी कैश क्रॉप्स होगी। दो चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका कि सर प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप, बागानी फसलें नाम से समझ में आ रहा है जो बाग में उगती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँगा सर ये किस लिए, भाई ये भी जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं ये उगाई जाती हैं आपके लाइक एक्सपोर्ट करने के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। इनको पहली बात प्लांटेशन जो हमारी क्रॉप है, ठीक है। सेकेंडली बात सर ये क्या होता है, मतलब इनके जो बाग होते हैं ना, जो इनके फार्म होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस बाग में सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, सिंगल क्रॉप, मिक्स क्रॉप नहीं। ऐसे नहीं कि आपने वहाँ केले, आलू, कपास, गन्ना, जूट सब लगा दिया, नहीं, एक बाग में सिर्फ एक सिंगल फसल उगेगी, उसको हम प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, ठीक है, ये 12 के 12 महीने रहती हैं, लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। और इन्वेस्टमेंट इनमें बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होता है भाई, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के बेस पर मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक टी, कॉफ़ी, ठीक है, आपका कोकोनट, ठीक है, नारियल जिसको हम बोल रहे हैं आपका, ठीक है, आपका रबर, ये सब कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये होती हैं सर आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स। अब आपको मैंने बता दिया, डिटेल मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब हम अपने आंसर पे आते हैं। मैं इन सबको मैं रफ कर रहा हूँ। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अच्छे आपके इनिशिएटिव लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, तो मैंने आपको बताया फूड क्रॉप,
क्या रागी है फूड क्रॉप? आप कहोगे सर रागी तो फूड क्रॉप में आती है, अभी बताया। जूट किस में आता है? आप कहोगे सर जूट तो कैश क्रॉप में। कोकोनट, कॉफ़ी, ये सब किस में? आप कहोगे सर प्लांटेशन क्रॉप में। बनाना भी किस में? आप कहोगे सर प्लांटेशन क्रॉप में। ठीक है, तो क्या आंसर तीनों राइट है? आपको क्या आंसर? आंसर तो तीनों राइट है, सी इज राइट। यहाँ पर कोई भी मैं ट्रिक नहीं चल सकता था, यहाँ भी मैं आपको कोई भी जिग जैग मेथड नहीं बता सकता था। यहाँ सिर्फ मुझे बताना था कि यहाँ पे आपको नॉलेज बेस काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इतना तो पता था कि जो फूड क्रॉप है भाई, रागी फूड में तो आती है, रागी का आटा भी तो खाते हैं, इतना तो पता था कि आप पहला राइट कर दोगे। जब पहले पे आप जाओगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, पहले तो इसमें नहीं है ना इसमें, तो दोनों कट गया। तो अब आपको 50-50 करना था, और 50-50 क्वेश्चन छोड़ना नहीं, वो आपको करके आना है। ठीक है, चलिए। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वही है, खाद रागी जूट नारियल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के सामने, CSC 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। आंध्र प्रदेश दे दिया गया, केरला दे दिया गया, हिमाचल प्रदेश दे दिया गया, त्रिपुरा दे दिया गया। अब बोला गया कि हाउ मैनी द अबाउ आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब आप बहुत से सारे बच्चे सोचोगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि नॉर्थ ईस्ट में टी होता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट में होता है, सर हमने आंध्र प्रदेश में तो कॉफ़ी देखा है, टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कहोगे सर केरला में भी हमने कॉफ़ी, कर्नाटक में टी का तो सुना ही नहीं है। आप कहोगे सर हिमाचल में टी का हो सकता है, तो सर ऐसा करते ना, ओनली 2 स्टेट्स इज़ राइट, बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये गलत हो गया है। कैसे गलत हुआ, एक बात आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं हमें 4 स्टेटमेंट दी थी, केरला, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, त्रिपुरा। अब आप एक बताओ भाई, हो सकता है आंध्र प्रदेश के किसी भी एक कोने में कहीं भी टी का प्रोड्यूसर हो रहा है, कॉफ़ी के साथ साथ टी भी उगाई जा रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मानसून नॉर्थ ईस्ट में भी आता है, मानसून वेस्टर्न घाट में भी आता है, आपको पता है नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा अंतर नहीं होता है दोनों की डिमांडिंग में, कॉफ़ी और टी में। ठीक है, तो आप कहोगे सर फिर यदि मान लीजिए आंध्र प्रदेश में कहीं भी हल्के से कोने में टी का उत्पादन होने लग रहा है, चाहे वो किसी भी मेथड से हो रहा है, चाहे वो 1.2% हो रहा है, तो एग्जामिनर की स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। समझ गए ना। यदि क्वेश्चन में यदि वो ये दे देता 2 स्टेट्स, आप कंसर्ट यदि वो राइट बता देता कि ओनली 2 स्टेट्स, और वो ओनली 2 स्टेट कौन से, लास्ट के 2, हम इनको छोड़ देते। हमने यदि मैं मतलब कहने का ये कि एग्जामिनर अपने आंसर में बोल देता कि भाई 3 और 4 राइट सही हैं और ये 2 सही नहीं है, तो एग्जामिनर तो रिस्क में चला जाता। भाई कोई जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए, कहने लगा भाई मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ, मेरे यहाँ पड़ोसी जो है 1.2% कॉफ़ी उगाता है, आप क्या करोगे फिर? सोचने वाली बात है ना। तो इसका मतलब एग्जामिनर रिस्क नहीं लेगा ना। वो क्यों लेगा रिस्क? भाई हो सकता है किसी भी कोने में, चारों में कहीं भी मिल जाए कॉफ़ी, चाय मिल जाए कहीं भी उगती हुई, किसी भी मेथड से उग जाए, वो तो चाय उगा रहा है ना, चाय उगाने से मतलब है। तो मतलब कहने का ये है कि राइट आंसर क्या हुआ? आप कहोगे सर राइट तो फिर ये चारों हैं, जब एग्जामिनर को रिस्क नहीं लेना। दिस इज़ राइट आंसर आपका ऑल 4 स्टेट्स। ठीक है, आमतौर पर टी जो है चारों स्टेट्स में उगती हैं। बात आई समझ में? अब थोड़ा सा टी के वेदर कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा टी प्लांट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट वेट। देखिए जो हमारा टी है, ठीक है, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए वेदर कंडीशन क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। पहला तो ये हल्की विंटर को सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो हमारा पाला होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट होता है जो, ये इनके लिए हानिकारक होता है, मतलब पाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, और बहुत अधिक गर्मी पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि 30 डिग्री टेम्परेचर से आगे टेम्परेचर जाता है तो पौधों को नुकसान होगा। पहली बात ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात आपको मैंने बताया कि धूप और छाया, मतलब चाय का एक ना ये है कि जो भाई आपकी छाया होती है, जो आपकी शेडो होती है, वो काफ़ी इसको पसंद है प्लांट को। ठीक है, और आप एक बात का ध्यान रखना, अक्सर चाय के जो बागान है ना, वो छायादार पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ पे उनके लिए, ताकि छाया बनी रहे। बस समझ में। और मिट्टी, आप कहोगे सर सोइल्स के लिए आपको जो चाहिए वो कैसी सोइल होनी चाहिए? वेल ड्रेनेड होनी चाहिए। ठीक है, जो जिनमें पानी निकलता रहे, एक जगह इकट्ठा ना हो। ठीक है, सोइल होनी चाहिए कैसी? वेल ड्रेन्ड, इस टाइप की आपकी सोइल होनी चाहिए। बस समझ में। ठीक है, और आमतौर पर जो चाय के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वो ढलान वाले, वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ठीक, बात समझ में। चलिए मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें। हिंदी में भी वही है क्वेश्चन आपका कि भाई चाय उत्पादक राज्य में कौन माने? सभी चारों राज्य। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे CSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉप से ही। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला गया कि द लोअर गैंगटिक
प्लेन, द लोअर गैंगटिक प्लेन, ठीक है, इज करेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर, हाँ बात सही है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप इज मोर सुटेबल फॉर दिस रीजन। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा नीचे गंगा का मैदान है वो आमतौर पर गर्मी से घिरा रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, उसकी ये जो खासियत है, ठीक है, और वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है, मतलब आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब वो बोल रहा है कि इस एरिया के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे हो गए, हम यहाँ काम करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन बोला गया है पैडी एंड कॉटन, बताइए कौन सा सही है। आप लोग बोले पैडी या कॉटन, वीट एंड जूट, जिसको हिंदी में पता है वो हिंदी में देखें, जैसे धान और कपास, धान और कपास, धान मतलब आपको पता है ना, धान का मतलब क्या होता है, बता देता हूँ, चावल, मतलब राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, धान चावल, ठीक है, गेहूँ और जूट मतलब वीट और जूट, फिर वही है पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन, ठीक है। अब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया गया है, इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी को जिसने अच्छे से कवर किया है, वो एलिमिनेशन करके इस क्वेश्चन को करके ले जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, एक बात बताइए मुझे, आंसर दीजिए आप, अपना वीडियो पॉज करके सोचें और करें, मैं बता रहा हूँ आगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपने, आप कहोगे सर क्या, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है या देखी होगी आपने ऑप्शन में, एक मिनट, अरे देखिए वीट एंड वीट। अब आप एक बात बताइए मुझे, वीट मतलब आप कहोगे सर गेहूँ, और गेहूँ कब उगता है, आप कहोगे सर विंटर में, विंटर में उगता है, पहली बात ये हो गई, ठीक है। जब विंटर में उग रहा है सर, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत तो नहीं होती है, नहीं सर ये तो लो टेम्परेचर पे होता है, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ बात करके क्या कर रहे हैं कि सर हाई टेम्परेचर वाली फसल की बात कर रहे हैं, तो सर ये तो गलत हो गया, ये तो सर गलत है, ये गलत है, हुआ नहीं हुआ, आपको क्या सर बिल्कुल, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई आपकी, गेहूँ वाली, जहाँ जहाँ गेहूँ है वो ख़त्म हो गया। लेकिन गेहूँ के बाद आप कहोगे सर राइस, मतलब जो आपकी पैडी, ठीक है, ये जो है सर, ये तो मुझे पता है सर, ये तो खरीफ की फसल है, कैसी फसल है, आप कहोगे सर खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप में आपको क्या चाहिए, आप बोल रहे हो सर राइस के लिए हमको पता है टेम्परेचर भी आपको हाई चाहिए सर, आपको बारिश भी चाहिए सर, आपको वाटर भी चाहिए अच्छे लेवल पे, ठीक है, हाँ सर ये तो बात समझ में आ रही है, मैच हो रहा है। और गंगा सर मैदान में होता है, हमने देखा सर यूपी में, वेस्टर्न यूपी में भी खेती होती है सर राइस की, ठीक है, हमने ये भी देखा है। तो सर हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई सर कि जहाँ जहाँ पैडी है वो ऑप्शन ठीक है, दोनों में ठीक हो गया, ठीक है। अब बात किसकी आ रही है, आप कहोगे सर बात आ रही है कॉटन की और सर जूट की, ठीक है। अब बताइए मुझे, दो जूट सही है या कॉटन सही है। अब देखते हैं हम कपास को, ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, इस पॉइंट के बारे में। कपास मतलब कॉटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या लगता है, क्या जब हम कॉटन की बात कर रहे हैं मतलब कपास की, तो आपको क्या लगता है क्या वो इस मैदान में उग सकता है। कपास तो आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है कपास, ठीक है। आप कहोगे सर नहीं उग सकता है, निचले गंगा मैदान में तो बिल्कुल भी नहीं उग सकता है। मैंने बोला क्यों, कि आप कहोगे सर कॉटन को चाहिए आपका ड्राई वेदर, ठीक है, पहली बात तो ये, और प्लस आपका गर्म तो हमारे हॉट वेदर, मतलब ड्राई एंड हॉट वेदर चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब आर्द्र जलवायु है, शुष्क नहीं है, नमी है। वैसे गंगा का मैदान है भाई, इतना सारा, मतलब गंगा बहती है, गर्म होता है तो गंगा का वॉर्पेशन होगा, मतलब वहाँ से पानी लेकर हवाएं ऊपर उठेंगी तो वहाँ तो नमी रहेगी, शुष्क तो नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। कपास को कैसा चाहिए, ड्राई चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब एक सही है, वो क्या है, आप कहोगे सर धान और जूट, मतलब पैडी एंड जूट। यदि हम इसको कॉटन को भी गलत कर देते हैं, क्योंकि कॉटन को ड्राई चाहिए होता है, और गंगा मैदान कैसा है हमारा, ह्यूमिड है, आर्द्र है, नमी है उसमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ए भी गलत हो गया। तो हमें पता चल गया कि भाई धान और जूट, पैडी एंड जूट इज़ राइट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए अब जूट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो जूट है, ठीक है, अब ये कैसा है, ये भी हमारा क्या है, गर्म, और भाई ये जो उगता है हमारा कैसी, ट्रॉपिकल, जो ड्राई ट्रॉपिकल, ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो है, वहाँ पे अपनी अच्छी तरह ये बढ़ता है, ठीक है। जूट जो है इसको कैसे चाहिए होता है, हॉट वेदर चाहिए होता है, प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, बात खत्म, ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट है एक, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरी बात, टेम्परेचर इसका वही 25 डिग्री टू आपका 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ये दो बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने ह्यूमिडिटी बता दी, ह्यूमिडिटी इसके लिए हाई होनी चाहिए, बात समझ में आ गई।
तो ये ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, तो ह्यूमिडिटी तो है हमारे पास, और भाई टेम्परेचर भी हमारे पास हाई है, तो जूट इज़ द परफेक्ट आंसर हो गया पैडी के साथ साथ। ठीक है, धान के साथ साथ जूट भी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कपास राइट नहीं है, क्योंकि कपास को क्या चाहिए, ड्राई मौसम चाहिए। सिंपल है बात। चलिए, अच्छा मुझे यहाँ एक और बताइए, एक चीज़ और बताइए, जो जूट है उसका 60% प्रोड्यूसिंग अकेला कौन सा स्टेट कर रहा है? कौन सबसे ज़्यादा जूट का 60% भाग है, सबसे ज़्यादा कौन उगा रहा है, कौन सा स्टेट उगा रहा है, बताइए? वो है हमारा वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल अकेला जूट का 60% प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक और बात बताइए मुझे, कपास, कपास को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है? कॉटन जिसको बोलते हैं। आप कहोगे सर पहले नंबर पे जो उसको उगाने वाला है, सबसे ज़्यादा जो उसका उत्पादन कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो है गुजरात। ठीक है, पहला नंबर, पहली रैंक पे गुजरात। सेकंड नंबर पे कौन है हमारा? आप कहोगे सर महाराष्ट्र। ये नंबर जरूर याद होना चाहिए, टॉप 3 तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक कपास का, गेहूँ का, सॉरी कपास का, गन्ने का मतलब शुगर कैन का, ठीक है, जूट का, आपको ये रैंक पता होनी चाहिए। जो कॉटन है सबसे ज़्यादा गुजरात उगा रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पर आपका कौन है? तेलंगाना। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? विच ऑफ कंट्री अमंग द फॉलोइंग बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? सिंपल है आंसर, दिस राइट, चाइना। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद इंडिया सेकंड नंबर पे। ठीक है, कपास प्रोड्यूसर, कपास का मैंने आपको बता दिया है। चलिए आप लोग अब मुझे बताइए, 2013 में क्वेश्चन आया CRA में, CRA 2013 UPSC में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि इज़ नॉट कैटेगराइज्ड अंडर मिलेट्स। मिलेट्स में कौन सा इसमें नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे सर आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा इस बारे में, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए कौन सा आंसर नहीं है? आप कहोगे सर रागी है, बाजरा, ज्वार है, लेकिन वीट नहीं है। ठीक है, अभी आपको पता है 2023 गया है, उसको ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में हमने बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये 2023 में बनाया था, किसमें? मिलेट्स के रूप में। ठीक है, चलिए मोटा अनाज, यही क्वेश्चन मोटे अनाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन नहीं है? गेहूँ मोटा अनाज नहीं है। ठीक है, एक बात और, ठीक है, जो आपका मिलेट्स है, इसको एक और चीज़ कहते हैं, क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं श्री अन्न भी बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मिलेट्स जो हैं आपके जितने भी न्यूट्रिशन है उसका एक पावर हाउस बोलते हैं इनको। ठीक है, और काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बात समझोगे? ये हर चीज़ से आपको बचाते हैं, लाइक इसमें इनमें फाइबर भी बहुत होता है आपका, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स सब इसमें बहुत अच्छे लेवल पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका खेती कर, इनमें एक बात और, इनके लिए वाटर की जो नीड है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है वाटर की नीड। ठीक है, और इनका जो कॉस्ट है, जो लागत है इनको उगाने की, वो भी बहुत कम होती है, ना के बराबर, ये मान के चलिए आप। ठीक है, बस समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिलेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। श्री अन्न किसको बोलते हैं? कभी आए लिखा हुआ कि भाई श्री अन्न, इनमें से किसको कहा जाता है? तो वो आपका मिलेट्स। ठीक है, देखिए अब CDS 2014 में क्वेश्चन आया आपके सामने, उसको रीड करें आप सब। क्या बोला गया? बिकॉज बाय द प्रोडक्ट, अरे यार क्या हो गया, वेट, चलिए। बगासे, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ, किस प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है? देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बगाशे है, जो बगाशे वो होता क्या है? गन्ने की खोई। मतलब जब आपको पता है ना, जब आप गन्ने का जूस पीने जाते हो, गन्ने के जूस पीने के बाद जो बरूदा बचता है उसका, जब गन्ने को पूरा जूस निकाल के वो चूरा सा बचता है ना, जो मशीन में वो गन्ने की जब मशीन चलती है और रस निकलने के बाद जो गन्ने का बिल्कुल चुकुम्बर सा बन जाता है, जो वो बचता है, उसको बोलते हैं बगाशे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बगाशे का यूज़ अलग अलग टाइप में, अलग अलग मिलों में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट में किया जाता है। इसका यूज़ ज़्यादातर जो हमारा पेपर होता है ना, जो हमारा पेपर, जो आपका पेपर प्रोड्यूसिंग में किया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका। पहली बात तो ये। ठीक है, लुगदी, कच्चे मालों में, इन सब में यूज़ होता है। दूसरी बात, कई बार जो हमारी शुगर मिल्स होती हैं, जो हमारी शुगर फैक्ट्री होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक को पैदा करने के लिए, ठीक है, ईंधन के रूप में, समझ गए, ईंधन के रूप में इसका, या बायो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। किसका? आपके बगासे का। बात समझ में? इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछता, मैं आपसे यदि एक स्टेटमेंट बना देता कि भाई मुझे एक बात बताइए, यहीं पे मैं यहीं पे एक स्टेटमेंट बना देता हूँ, लाइक ऐसा ही, ये 4 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने कि ऑल ऑप्शन
ठीक है। दूसरा छोड़ो, ऐसे नहीं, मैं आपको देता ऐसे कि पहला दे दूँगा ओनली वन स्टेटमेंट, दूसरा रहता मैं ओनली टू स्टेटमेंट, या मैं थर्ड ऑप्शन डाल देता आपको ऑल फोर स्टेटमेंट इज राइट। तो कौन सा सर आप राइट करो? तो जो समझदार व्यक्ति है, जो उसको मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था, कौन से वाला क्वेश्चन था वो आपका, ये वाला चाय वाला, ठीक है। तो जो समझदार आदमी है वो बोलेगा सर मैं क्या करता, मैं तो ऑल फोर स्टेटमेंट इज राइट करके आता। भाई इन सब का यूज़ ग्लास, पेपर, रबर, सीमेंट में कहीं ना कहीं तो हो सकता है सर। एग्जामिनर थोड़ा ना जाके देख रहा है कि गिलास में हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी मील में, रबर बनाने की मील में बगासे का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है सर। जब इसने ऑल फोर कहा तो सर यदि 1% भी किसी भी इसमें हो गया, 0.5% भी यदि बगासे का यूज़ किसी भी इन चार ऑप्शन में हो गया तो सर एग्जामिनर तो फंस जाएगा सर, स्टूडेंट कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो तो अपना रिस्क कम करेगा, इसलिए वो बोल देगा भैया ऑल फोर स्टेटमेंट इज़ राइट, ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता तो मैं ऑप्शन थर्ड मार के आता, ठीक है। ये वाला ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकती है, मैं आपको एक बता रहा हूँ जनरली तौर पर, ठीक है। यूपीएससी इधर से उधर क्वेश्चन करता रहता है। बगा से क्या होता है आपको पता होना चाहिए, गन्ने की खोज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं वो, ठीक। 2020 में आए हुए सीएससी के, ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है केयरफुल्ली, क्योंकि स्टेटमेंट में आपका आंसर का जो सीक्रेट है वो छुपा होता है, ठीक है। देखिए द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल है, ठीक है सर। क्रॉप का जो नेचर है वो सब ट्रॉपिकल है। ए हार्ड फॉरेस्ट, ठीक है, इज इंजूरियस टू इट, ठीक है। ए हार्ड फ्रोस्ट है मतलब पाला, ये पाला जो है इसके लिए क्या है, इंजूरियस है, खतरनाक है, ठीक है। इट रिक्वायर एटलीस्ट 210 फॉर फ्रोस्ट फ्री डेज, मतलब 2 से 210 दिन इसको चाहिए कम से कम बिना पाले के, ठीक है। अब वो बोल रहा है एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर इसको बारिश चाहिए, ठीक है, इसको ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। ए लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, ठीक है सर। हमने मान लिया कि हाँ भाई इसको ऐसी मर्दा चाहिए जो वहाँ से अपना जो वाटर है इसको सुपरवाइज करता रहे, सिंपल, ठीक है। कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को रिटेनिंग करके बना के रखे, ठीक है, इज़ आइडियली, जो उसके लिए सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द क्रॉप, अब ये किस क्रॉप के बारे में बात कर रहा है? देखिए अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, जूट वाला, जूट कपास या धान गेहूँ कौन सा सही है, मैंने आपको वहाँ सब बता दिया था, ठीक है। अब वही सारे ऑप्शन आपको ये नीचे दे रखे हैं, कॉटन, शुगर कैन, जूट, टी, ठीक है। एक बात बताइए आप मुझे, क्या मैंने आपको चीज़ बताई थी, जो टी है, टी कैसे एरिया में रहना पसंद करेगी? जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, अच्छी सी नमी हो, ठीक है। पहाड़ों पे उगती है टी, आपने देखा होगा। नॉर्थ ईस्ट में आपके बागान है, वहाँ पर फ्रोस्ट होता है, पाला तो पड़ेगा वहाँ पे, सिंपल है भाई। टी तो नहीं हो सकता सर, भले ही वो सब ट्रॉपिकल में उग रही है, लेकिन सर टी तो नहीं हो सकता ऑप्शन, बात तो सही है। अब मैंने बोला आपको सर जूट, नहीं सर अभी आपने बताया तो पीछे सर जूट भी कैसा है, उसको भी सर वो चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, जूट को भी नमी चाहिए सर, ये भी बात सही नहीं है सर, ये तो नहीं हो सकता। शुगर कैन, भाई खुद इरीगेशन होता है शुगर कैन का, और वैसे भी जो हमारा शुगर कैन है ज़्यादातर कहाँ हो रहा है, आप कहोगे सर यूपी में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, और ये एरिया कैसे हैं सर, ये ह्यूमिड एरिया है, ट्रॉपिकल के साथ साथ ह्यूमिड एरिया है, यहाँ पे नमी है सर टेम्परेचर के साथ। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कॉटन को क्या चाहिए आपको, कि सर कॉटन को चाहिए भाई ड्राई, शुष्क एरिया चाहिए थोड़ा सा, उसको पाला नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ नमी होगी, जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फ्रोस्ट होगा, ठीक है। बट इसको क्या चाहिए, इसको थोड़ा ड्राई एरिया चाहिए, फ्रोस्ट नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो ये आंसर दिस इज राइट, ये सही बैठ रहा है सर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ इसमें, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, कॉटन। बात समझ में आ गई? हिंदी वालों आप देखिए, ये फसल उसको बंदे पर करती ही है, पाला इसके लिए हानिकारक है, पहले बोलते पाला इसके लिए क्या है, हानिकारक है। जहाँ भी इस बात का ध्यान ना आपके सामने आ जाए, ये आपको कोई दे दे, ये दे दे कि फ्रोस्ट इज़, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और ऑरेंज करना, ठीक है, कि ए हार्ड फ्रोस्ट इज़ इंजीरियस, तो इस बात का ध्यान रखना, उसका आंसर क्या होगा आपका, कॉटन होगा, बस इतना याद रख लेना। आगे बस समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। क्या नहीं चाहिए, कॉटन से देखो क्वेश्चन आ रहा है, कॉटन इंपॉर्टेंट, बात समझ में, ये होता है थीम पकड़ना PYQ के थ्रू, ठीक है। देखिए टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सेल्सियस मोर समर, यस
ये तो चलेगा सर, इतना तो उसको चाहिए क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट है कॉटन भी, ठीक है। आप कहोगे यस सर। मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल, हाँ सर ये हो सकता है सर, दिस इज़ द राइट। बस समझ में, ये क्या आपका सही है बताइए। आपको क्या सर, अभी हमने पढ़ा तो इससे पहले क्वेश्चन कह रहा देखो सर कि इतना लाइट रेनफॉल तो चाहिए इसको, ठीक है। मीडियम लॉन्ग सोइल विद गुड ड्रेनेज, यस ये भी चाहिए सर, ये हमने देखा। अब वो बात करें डी स्टेटमेंट, एक ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रोस्ट फ्री डेज। भाई 100 दिन बोला था क्या बिना पाले के उसने फ्रोस्ट के? नहीं सर, उसने तो 210 दिन बोला है, ये देखो। अब आप एक बात देख रहे हो, कई बार डाटा में जो एग्जामिनर को स्टेटमेंट कुछ गलत करनी होती है, सिंपल है उसके लिए डाटा गलत करना, ठीक है। ऑप्शन में, स्टेटमेंट में तो उसने सही दिया है, ये स्टेटमेंट है भाई, ये 210 ये स्टेटमेंट में है, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में है, इसने सीधा यहाँ क्या कर दिया, गलत कर दिया 100 डेज। देखा कितना आसान है इसको गलत करना, बस समझ में आ गई। अधिकतर एग्जामिनर क्या कहता है, जब कोई क्वेश्चन बना रहा होता है उसका जो ऑप्शन होता है, यदि ऑप्शन को गलत करना है, जहाँ भी नंबरिंग डाटा होगा उसको वो क्या कर देगा, मिस चेंज कर देगा, उसको थोड़ा सा बदल देगा, ठीक है। बस समझ में। तो कौन सा आंसर बोला कि नॉट ए जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट है कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। भाई इसको 100 नहीं 120 दिन चाहिए, बस समझ में आ गई। कोई दिक्कत? ये देखो हिंदी वालों, कपास की खेती के लिए कौन सी एक भौगोलिक आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया भैया ये नहीं है, 120 दिन चाहिए, बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो में आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका क्रॉप से कोई भी क्वेश्चन आएगा बचेगा नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। यदि आपने इसको 1-2 बार अच्छे से देखा, और आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप मेरे लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। देखिए 2009 में CDS के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच अमंग ऑफ द ऑयल हैज़ द मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिया, कस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड सेफ्लोर आपका ऑयल, ठीक है, कुसुम का तेल। अब बताओ इसमें से क्या सही है। भाई आजकल बहुत सारी बातें होती है प्रोटीन को लेकर, ठीक है। आप यदि थोड़ा सा यदि इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, डाइटिशियंस फॉलो कर रहे हैं या डाइट को फॉलो कर रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, जिसको प्रोटीन का पता है वो आंसर इसको गलत कर ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं वो गलत कर। उसको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में है, तो सोयाबीन के ऑयल में भी क्या होगा, मैक्सिमम प्रोटीन होगा, सिंपल आंसर, बस समझ में। तो दिस इज राइट आंसर। ये देखो UPSC ने CDS में क्वेश्चन दिया है बेसिक, ठीक है, इसलिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, बेसिक अवेयरनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, किसको बोल रहे हैं, गोल्डन फाइबर कौन है, हेम्प, मतलब भांग तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, नहीं। नायलॉन नहीं सर, ये नायलॉन तो आर्टिफिशियल रेशा है, ठीक है, फाइबर आर्टिफिशियल सर, ये तो नहीं होता। जूट और कॉटन सर, जूट, ठीक है, इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, किसको, जूट को। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा जूट है इसको गोल्डन फाइबर क्यों बोला जाता है। सिंपल है भाई, देखो जो इसके रेशे हैं, उनका कलर कैसा है, उनका कलर होता है सर गोल्डन ब्राउन। पहली बात, जो फाइबर है गोल्डन फाइबर्स के, सॉरी जो जूट है जो उसके फाइबर हैं उनका कलर कैसा है, आपको कि सर गोल्डन ब्राउन है, ठीक है। और ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है भाई अपने आप में, हाई कैश वैल्यू होती है इसकी, हाई कैश वैल्यू रखता है अपने आप में। तो क्या ये गोल्डन के बराबर नहीं हुआ, यस, तो इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है। और मैंने बताया जूट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन कर रहा है, आपको सर 60% से ज़्यादा अकेला कौन करता है, वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, CSC 2024 में आया क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब भाई इस क्वेश्चन में जिसको नहीं पता है वो इसको क्या करेगा, वो इसको या तो स्किप करेगा या इसको रिस्क लेके खेलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए जो कोको जिसको बोलते हैं, कोको पाउडर, जिसको आप यूज़ भी कर रहे हैं आजकल बहुत सारे कॉफ़ियों में, वैसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो भाई पहली बात तो ये है, इनका यूज़ चॉकलेट में, कॉफ़ी में, हर जगह मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये ट्रॉपिकल एरिया में, जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर इसका उगाया जाता है इसको, सिंपल सी बात। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो है ना, इसको बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो कोट डी लोवेरिया एंड घाना में उगाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, ठीक है, सबसे ज़्यादा उगा रहे हैं, सिंपल।
इसकी कुछ अलग अलग किस्में हैं, मतलब टाइप्स हैं। कोको के जो जो अलग अलग टाइप्स है, वैराइटीज़ हैं, वो कौन कौन सी है ध्यान रख लेना थोड़े। फोरास्टेरो एक वैरायटी हो गई आपकी, ठीक है। एक वैरायटी है क्रियोलो, ठीक है। ये सब इसकी वैरायटी है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये थोड़ा आपको समझना है। और हाँ, कोको का साउथ इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं हमारे लाइक जहाँ कॉफ़ी उगती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। ये इस जगह इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, साउथ इंडिया में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आपको याद रखना है इसमें, इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, हो सकता है भाई किसी और एग्जाम में भी रिपीट हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी क्रॉप। कौन है जल्दी बताओ, कॉफ़ी को फसल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, सब जानते हैं भैया, कर्नाटका। कौन है, कर्नाटका, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये बात बताइए, अरेबिका एंड, एक तो अरेबिका और एक आपकी हो गई रोबुस्टा, ठीक है। ये किसकी किस्में दोनों बताओ। आप कहोगे सर ये दोनों जो वैरायटी है किसकी है, आप कहोगे सर वो कॉफ़ी की है, ठीक है। ये वैरायटी किसकी है, अरेबिका रोबुस्टा। ये ध्यान रखना, ये जो वैरायटी है हमारी कॉफ़ी की होती है, ठीक है। पहली बात तो ये बताओगे। सबसे ज़्यादा एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो कर्नाटका है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी को, उसके बाद करता है केरला, और थर्ड नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार सीरीज वाइज आपको पकड़ा भी सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात, जो आपकी बाबू बुदनगिरी हिल्स हैं, ठीक है, उसको कॉफ़ी का जन्म स्थान माना जाता है। किसको माना जाता है कॉफ़ी का जन्म स्थान, आप कहोगे सर बाबा बुदनगिरी जो हिल्स हैं उनको कॉफ़ी का बर्थ प्लेस माना जाता है, ठीक है। ये आपको पता हो गया, और बस इतना इस बात का ध्यान रखना है आपको। और एक और बात, कॉफ़ी के लिए जो आपको पता होना चाहिए, जो हमारी कॉफ़ी है वो कैसा वेदर डिमांड करती है। इसके लिए चाहिए आपको जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक तो ही चाहिए आपको टेम्परेचर। दूसरी बात, वाटर चाहिए, कितनी चाहिए सर भाई, 100 सेंटीमीटर टू आपका 300 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब हम बोल सकते हैं कि 1000 mm टू 3000 mm। और कैसा प्लांट है सर, आपको कैसे ट्रॉपिकल। इंडिया खुद अपने आप में एक ट्रॉपिकल ज्योग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का, वो ट्रॉपिकल में ही अपना स्थित है, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, बात समझो, ये बात ध्यान रखनी है आपको कॉफ़ी के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द एरिया अंडर द मिलेट्स कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट इन एशिया, अफ्रीका, अमेरिका या यूरोप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई हमसे पूछा गया है कि भाई मिलेट्स में सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, ठीक है। देखो अफ्रीका जो है सबसे बड़ा लैंड है और सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर मिलेट्स की खेती की जाती है, ठीक है, पहली बात ये। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूँ कि मिलेट्स का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है ग्लोबल लेवल पर, तो कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा इंडिया। दो बात ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो खेती हो रही है, ठीक है, वो आपके 64% जो हिस्सा है वो अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन प्रोड्यूस के मामले में एशिया उसे कड़ी टक्कर देता है। किसको, अफ्रीका को। कौन दे रहा है, एशिया कड़ी टक्कर दे रहा है। बट खेती के अंतर्गत एरिया का पूछा है, सर्वाधिक क्षेत्र, ना कि वो पूछ रहा है कि प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी कितनी है। यदि वो पूछता प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो वो एशिया को हम मानते हैं, ठीक है। और इसमें भी इंडिया टॉप पर है, ध्यान रखना है। इंडिया 41% अकेला मिलेट्स का प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका इंडिया के बाद नाइजर और चीन आता है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर कौन होगा, अफ्रीका होगा, क्योंकि एरिया बेस पे पूछा है। दिस इज राइट आंसर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CDS में पूछा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज जस्ट ए सिग्निफिकेंटली कल्टिवेटेड, ठीक है।
मतलब किस राज्य में जूट की खेती महत्वपूर्ण रूप से नहीं की जाती। हमको पता है भैया, देखो सिंपल सी बात है, वेस्ट बंगाल को हम जानते हैं भैया, बहुत बड़े लेवल पे जूट की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा जूट जो दे रहा है 60% वो वेस्ट बंगाल दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं बच्चे हमारे पास 3 स्टेट, असम, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तुमने एक चीज़ नोटिस करी आप लोगों ने? आप कहोगे सर क्या? वो आपने जो नोटिस किया है या जो नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड नंबर पर जो प्रोड्यूस कर रहा है जूट को, वो कौन है? वो है हमारा असम। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा बिहार। और फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है सर? हमारा ओडिशा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल सी बात है, महत्वपूर्ण रूप से जहाँ खेती हो रही है असम में भी हो रही है, ओडिशा में भी हो रही है, क्योंकि ओडिशा खुद अपने 4th नंबर पे आ रहा है, असम तो लार्जेस्ट सेकंड नंबर पर है, और फर्स्ट ऑफ नंबर पर कौन है? हमारा वेस्ट बंगाल है। तो कहाँ नहीं हो रही है? तो आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश। तो वही तो पूछ रहा है कि जूट की खेती महत्वपूर्ण रूप से नहीं की जाती है, कहाँ नहीं की जाती है महत्वपूर्ण रूप से, इंपॉर्टेंस के रूप में? आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश में नहीं की जाती है, क्योंकि बाकी सब तो ये जो ऑप्शन है सर अपने आप में रैंक ला के रखे हुए इन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। आई बाकी जूट की वेदर कंडीशन के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया सब कुछ। ठीक है, CSC 2010 में आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, गिव बिलो आर द नेम ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स विच वन ऑफ द कैन कल्टिवेटेड फॉर एथेनॉल। ठीक है, अब इस बारे में बात करेंगे। भैया 4 क्रॉप दे दिए, इनमें से एथेनॉल के लिए कौन सी प्रयोग की जा सकती है? ठीक है, उस बारे में बात करनी है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका जेट्रोफा, सेकंड है आपका मैजी मक्का, ठीक है, फिर पोंगमिया एंड सनफ्लावर सूरजमुखी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई इनमें से एथेनॉल के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है? एथेनॉल के लिए देखो सिंपल है भाई, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जब पता होगा तो जब हम इस आंसर को सही करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जो प्लांट है आपका जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा जो प्लांट है इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसके लिए? बायो डीजल के लिए। ठीक है, और बायो एनर्जी के लिए जेट्रोफा। ठीक है, लेकिन जो आपका मक्का है, माइज जिसको बोले है, ठीक है, इसका यूज़ किया जा रहा है एथेनॉल के लिए। बस समझ में आ गया किसके लिए? एथेनॉल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके बाद जितने भी हैं, ये जितने भी हैं जेट्रोफा, ठीक है, आपका पोंगामिया, सनफ्लावर, ठीक है, इसे छोड़ के ये जितने भी हैं ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं? ये सब बायो डीजल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये बायो एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। बट आपका जो ये है माइजी मक्का, ठीक है, इसका यूज़ होता है आपका एथेनॉल में। बस समझ में आ गई? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, ये सब सेम यूज़ हो रहे हैं जेट्रोफा, पोंगामिया, सूरजमुखी बायो डीजल्स के लिए, बायो एनर्जी के लिए, लेकिन मक्का यूज़ हो रहा किसके लिए? एथेनॉल के लिए। यदि मैं वही एक स्टेटमेंट बनाता कि क्या ये सभी के सभी यूज़ होते हैं एथेनॉल में, तो आप कहोगे हाँ सर। ठीक है, यदि ऑल 4 स्टेटमेंट आर राइट तो आपको कि यस सर दिस इज राइट। बस समझ में आ रही? अभी सिंगल पूछ रहे हैं तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बोथ कॉफ़ी एंड आयरन। भाई एक बार बताओ, कॉफ़ी असम में क्या कॉफ़ी है? नहीं सर, असम में तो टी प्रोड्यूस हो रही है। छत्तीसगढ़ में नहीं सर, सुना नहीं कभी कॉफ़ी के बारे में। आयरन तो हो सकता है। गुजरात नहीं सर, गुजरात तो सोयाबीन मूंगफली के लिए ये, बट कॉफ़ी के लिए नहीं सर। लेकिन सर कर्नाटका जब कॉफ़ी के लिए प्रोड्यूस अच्छे लेवल पे हो रहा है तो आयरन के लिए भी होता है। दिस इज़ राइट। असम तो ऑटोमेटिक कट गया, ये तो टी के लिए हो गया। छत्तीसगढ़ सिर्फ आयरन के लिए, यहाँ कॉफ़ी का नाम और निशान नहीं है। गुजरात में खुद ऐसी क्लाइमेट नहीं है जो कॉफ़ी उगा दे, तो कहाँ पे है? कर्नाटका में। दिस इज़ द राइट आंसर। इस तरह आप कर लोगे। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े ध्यान से देखें, है ना? दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर? थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जस्ट वेट। ठीक है भाई, स्टेटमेंट है आपका CSC 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। द विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात कर रहा है इन इंडिया। ठीक है, इन द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट आप लोगों के सामने क्या है? एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, चावल की खेती का एरिया सबसे ज़्यादा है। चलिए हमें नहीं पता, आगे बढ़ो। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार, इसको बदल लेता हूँ थोड़ा सा ना। हाँ, एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। चलिए हम अभी क्वेश्चन को आगे इन डेप्थ पढ़ते चलेंगे। एरिया कॉटन कल्टीवेशन इज़ मोर देन द शुगर कैंस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, जस्ट वेट।
एरिया अंडर शुगर कैन कल्टिवेशन हैज़ स्टेडली डिक्रीज्ड। अब आपने एक चीज़ आप लोगों ने पकड़ी, आप कहोगे सर क्या, ये देखा स्टेडली डिक्रीज्ड, मतलब भाई जो हमारे यहाँ खेती हो रही है गन्ने की वो लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। जब भी कहीं आ जाए स्टेडली डिक्रीज, स्टेडली इंक्रीज, तो वो हमेशा स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, रॉन्ग होगी। इस बात का ध्यान रखना। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग। काट दो, जहाँ फोर्थ है, ये फोर्थ है आप काट दीजिए, यहाँ फोर्थ है काट दीजिए, यहाँ फोर्थ है काट दीजिए। तो हम सही आंसर पे पहुँचे नहीं पहुँचे बताइए आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल राइट आंसर पे पहुँच गए हम, तो ए इज़ द राइट आंसर, यही बचा ऑप्शन में। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम थोड़ा सा इस बारे में इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट आराम से पढ़ो। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट। खरीफ क्रॉप की बात कर रहा है, खरीफ में आता है आपका राइस, सिंपल सी बात है, गर्मी में उगता है, समझिए। तो हाँ बात सही है भाई, खरीफ जो क्रॉप्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन है हाईएस्ट, जो एरिया अंडर है वो किसका है, राइस का है, ये तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में क्या क्या आ रहा है आप बताइए मुझे। आप कहोगे सर ऑयल सीड्स, वे सीड्स जिससे ऑयल्स प्राप्त हो रहे हैं, लाइक आपकी सोयाबीन, सॉरी आपका सोया हो गया, आपका ग्राउंड नट हो गया मतलब मूंगफली, ठीक है, ये हो गया आपके। भाई ये तो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है इनका, ठीक है। और ये तो गुजरात एमपी में भी इनका उत्पादन होता है। बट सर जो जवार है वो छोटे से एरिया पे होता है, ठीक है। तो इस बात का पता होना चाहिए, तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड पढ़ते हैं, एरिया कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन द शुगर कैन। क्या भाई ये सही लग रहा है आपको? जो कपास की खेती का क्षेत्रफल है वो गन्ने की खेती से अधिक है, यस। एरिया कॉटन जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस बात का ध्यान रखना। शुगर कैन के लिए, शुगर कैन के लिए एक छोटा सा एरिया होता है, इसमें शुगर कैन गन्ना उग जाएगा 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा में, ठीक है। लेकिन जो कॉटन का कल्टीवेशन है होता है क्षेत्रफल के एरिया पे वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान। थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट, सेकंड आपकी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट आपकी राइट हो गई, फोर्थ ऑटोमेटिक रॉन्ग है, आंसर पे हम आ गए। सिंपल है बात, ठीक है। आइए इस बात का ध्यान रखना, जब स्टेट नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, देखो जो हमारा जवार है वो टोटल एरिया इंडिया में, टोटल एरिया में मतलब ये मान के चलिए आप वो कि 18 मिलियन हेक्टेयर पर ही जवार आपका उगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा तिलहन है, जो हमारा बोल सकते हैं ऑयल सीड्स है, ठीक है, वो कितने एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है, वो रहा है आपका 26 से 28 मिलियन हेक्टेयर पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बात स्टेटमेंट इज रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसका तो जवार का तो छोटा एरिया है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि बड़ा एरिया पे उग रहा है ऑयल सीड्स से, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए छोटा सा मुझे बताना था आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट, हाँ ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जी। क्वेश्चन पढ़ें, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक भाई, विशेषता के आधार पर फसल की पहचान करना। क्या बोल रहा है, पहले तो बोला कि भाई जो भी फसल है वो एक तो खरीफ है, बात समझ में आ गई कि भाई वो खरीफ फसल है, गर्मी के समय उगने वाली, ठीक है। ओस अमन और बोरो, ओस अमन बोरो, जिस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है वो समझ जाएगा कि ओस अमन बोरो किस क्रॉप्स के नाम है। आगे इसके जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। थर्ड में, अबाउट 1/4 द टोटल क्रॉप एरिया, 1/4 ऑफ टोटल एरिया क्रॉप एरिया इंडिया इज अंडर इज कल्टिवेशन, ठीक है भाई। उसका भारत का कुल जो फसली क्षेत्र है उसका 1/4 भाग इस फसल के अंदर आता है। मुझे तो 2 चीज़ें मिली हैं भाई, मुझे एक तो ये पता है कि ओस अमन और बोरो किसका नाम है, और खरीफ फसल की बात हो गई है। खरीफ फसल, एक बात बताओ मुझे, वीट कैसी फसल है? आप कहोगे सर वीट तो रबी फसल है, भाई गेहूँ तो सर्दियों में उगता है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बचते हैं भाई, अब ये जो है कॉटन, पल्सेस एंड राइस, ठीक है, यहाँ आप इसको जब भी टैकल करोगे जब आपको ये पता है, ये ओसो अमन बोरो ये पता है, तो ये किसकी होती है बताइए, ये होती है राइस की वैरायटी। तो आंसर इसका क्या है आपका, राइस। आंसर क्या हुआ आपका, राइस। इस बात का ध्यान रखना है, ओसो अमन एंड बोरो किसकी हैं, राइस की हैं, ठीक है। चलिए ओके, कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखें, विच इज़ द फॉलोइंग अबाउट शुगर इंडस्ट्री ऑफ पेनिसुलर इंडिया, शुगर इंडस्ट्री ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज़ नॉट अ करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला, हाई ईल्ड पर हेक्टेयर ऑफ शुगर कैन, हाई सुक्रोज
कंटेंट, लॉन्ग क्रशिंग सेशन, मोस्ट ऑफ द मिल्स इन द पेनिनसुला आर लोकेटेड मेनली अलोंग द ईस्ट कोस्ट। देखा आपने, देखा ये। अब आप क्वेश्चन को टैकल करो। या एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ आप सब, है ना, ये देखो ये सारे ऑप्शन देखो कितने वन लाइनर में ख़त्म हो गए, छोटा सा ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब एग्जामिनर को ऐसा क्या पड़ा कि इसको इतनी बड़ी स्टेटमेंट बनानी पड़ी भाई? कुछ तो ऐसा इंटरचेंज करा होगा ना कि वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक इतनी बड़ी हो गई। या दूसरी बात, उसने बोला अलोंग द ईस्ट कोस्ट, हो सकता है यहाँ पे वेस्ट कोस्ट हो। सोचो एग्जामिनर ने यदि इसको स्टेटमेंट गलत करनी है, ये वाली क्यों बोला ना कि नॉट करेक्ट, उसको गलत बनानी है तो वो वेस्ट को ईस्ट कर देगा, नॉर्थ को साउथ कर देगा। सिंपल है। आपको क्या सर ये तो बात है भाई? हाँ भाई देखो सिंपल सी बात है। ये सब जो बोल रहे हैं वो हाई यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ शुगर कैंस, ठीक है, गन्ने की प्रति हेक्टेयर उच्च उपज, हाँ हो सकती है भाई, ये तो राइट हो सकता है। पेनिनसुला इंडिया में गन्ने की खेती हो रही है तो ये हो सकता है भाई। गन्ना खुद अपने आप में हाई सुक्रोज सामग्री है, ठीक है। लंबी पेराई का मौसम, हाँ हो सकता है। क्रशिंग सेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मील्स मतलब अधिकतर द पेनिनसुला आर लोकेटेड मेनली अलोंग द ईस्ट कोस्ट, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं तो यही ऐसे ही करके आता भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे आंसर नहीं पता लेकिन मुझे बताया कि रॉन्ग है, ठीक है। अब इसका मैं यदि आपको आंसर बताऊँ तो वो ईस्ट कोस्ट पे नहीं है भैया, वे आपके वेस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। आई बात समझो? चलिए, दिस इज द राइट आंसर। कौन सा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइल मेड कॉटन, ठीक है, इन द कंट्री, वोट कुड बी द रीज़न। तमिलनाडु देश में मील निर्मित सूती धागे का एक प्रमुख उत्पादक है, ये लिखा हिंदी में, ठीक है। इसके रीज़न क्या हो सकता है कि ब्लैक कॉटन सोइल इज़ द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सोइल इन स्टेट, या दूसरी कुशल श्रमिकों में समृद्ध, पूल स्किल्ड इन लेबर अवेलेबल। अब आप बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव वाइब दे रही हैं या नहीं दे रही है? आप कहोगे सर ये पॉजिटिव वाइब तो नहीं दे रही फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी है और मुझे पता है सर जो ब्लैक, ठीक है, सोइल है, ये ब्लैक सोइल जो है सर वो कहाँ पे है सर? ये तो डेक्कन प्लेटू जो है आपका, मतलब हिंदी में बोलते हैं दक्कन पठार, यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। लेकिन नीचे तो हम जब पेनिनसुला में नीचे की ओर आ गए हैं तमिलनाडु में, वहाँ तो सर नीलगिरी हिल्स वगैरह ये सब पाया जाता है, वहाँ तो ब्लैक सोइल का इतना बड़ा डोमिनेंट है ही नहीं, समझ गए? तो सर ये तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग हो गई। हाँ सर ये तो बात सही है कि वहाँ कारीगर होंगे अच्छे, जिनकी वजह से, जिनमें स्किल्स हैं, और जिनकी वजह से जो तमिलनाडु है वो मेन प्रोड्यूसर बन गया है किसका? हमारे आपका सूती धागे का, ठीक है, जिसको मिल मेड कॉटन, ठीक है, ईयर, ठीक। तो राइट स्टेट क्या हुआ आपको? सर बी इज़ द राइट स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? अब जब ब्लैक सॉइल की बात हो गई है, थोड़ा सा ब्लैक सॉइल देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ ब्लैक सॉइल के बारे में आपके, ठीक है। देखो ब्लैक सॉइल, ठीक है, मैं देखो ब्लैक सॉइल को, इसका दूसरा नाम भी है, जैसे आप लोगों के घर में दो नाम होते हैं ना, एक बाहर एक घर, इसके भी दो नाम है, ब्लैक सॉइल, और वैसे इसको क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल। पहली बात, इस बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको, काली कपास मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। और मुख्य उपजाऊ मिट्टी में से एक है, क्योंकि ये क्या करती है? वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रख लेती है और दरारों के रूप में आपको दिखती है। एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी वो समझ रहा होगा मेरी बात, कि वाटर को होल्ड करती है बहुत लंबे टाइम तक। इरिगेशन की भी इसमें जरूरत नहीं होती है, फसल, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर होल्ड कर रखा है इसने, वो इरिगेशन में क्या करता है? हेल्प कर देता है, ठीक है। दरारें पड़ने लगती हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये बनी किससे सर? ये बनी है आपके लावा से, और डक्कन पेटर जो आपका डक्कन प्लेटू है, दक्कन पठार जो है हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में डेक्कन प्लेटू जो है, वो ब्लैक सॉइल का एक पार्ट भी आप बोल सकते हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। दूसरी बात सर, एक बात और, इसका रंग काला और गहरा क्यों है? उसके दो रीज़न है आपका, एक तो आयरन और प्लस सर इसमें मैग्नीशियम होता है, ठीक है। इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर इसका रंग कैसा होता है सर? ब्लैक होता है, ठीक है। मैंने बता दिया वाटर रेजिस्टेंट इसका हाई होता है, ठीक है। जब ये सूखने लगती है ना तो इसमें दरारें पड़ती हैं, क्या पड़ती है? दरारें, क्रैक आते हैं इसमें बड़े बड़े छोटे छोटे, और गीली होने पर ये बहुत चिपचिपी हो जाती है। कैसे चिपचिपी हो जाती है? कब होने पर? जब इसके अंदर पानी नमी होता है, ठीक है। बस समझ में आया? इसमें कमी होती है किसकी? नाइट्रोजन की। देखना आप लोग, अधिकतर जो सॉइल्स हैं उसमें नाइट्रोजन और आपको फास्फोरस की क्या दिखेगी? कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी उसमें से ही है, ठीक है। डेक्कन का ट्रैप मैंने बता दिया आपको,
में पाई जाती है आपकी सॉइल्स, ठीक है। और जो ये स्टेट्स कवर करती है ब्लैक सॉइल्स, वो कौन से स्टेट्स हैं? आपका ओडिशा सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात सर, ठीक है, आपका थोड़ा सा सर ये मान के चल सकते हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और सर तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, तमिलनाडु का बहुत कम हिस्सा, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट। ये नहीं कि प्रीडोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट है बता दें, नहीं भाई ये नहीं है, ठीक है, बस समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने बचे हैं? 1 मिनट, 3 स्लाइड्स और बची हैं। देखिए आपके सामने CSC ने 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ था और बड़ा प्यारा सवाल है। इसको तो मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चा कर लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा, इतना भारी भी नहीं है, ठीक है। चलिए, बोला गया मैजिक कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, कैन बी एंड कैन बी। मैंने आपको बताया जहाँ पे कैन बी मतलब हो सकता है, किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है। जब पॉसिबिलिटी है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तो वो हमेशा क्या होती है? स्टेटमेंट राइट होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैजिक कैन बी यूज द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, यस, हो सकता है भाई, मक्के का उपयोग स्टार्च बनाने के लिए किया जा सकता है। क्या मक्के का यूज़, जो मक्के का जो निकाला गया तेल है, उसका क्या यूज़ हम बायोडीजल में कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हो सकता है। कैन बी प्रोड्यूस बाय द यूजिंग एल्कोहलिक बेवरेज, यस, हो सकता है सर, आप मादक पेय पदार्थों में बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या पता आज नहीं हुआ, इन फ्यूचर हो गया और मैं जाके खड़ा हो गया कोर्ट में कि भैया मेरा तो एग्जामिनर ने गलत माना था स्टेटमेंट, उस टाइम नहीं था लेकिन आज हो गया। इसलिए एग्जामिनर क्या चलता है? सेफ जोन में चलता है। UPSC बचता है भाई कोर्ट में जाने से, तो इसलिए वो कैन बी ऐसे कि हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। CDS 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के सामने, इसको देखना जरा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द मेजर रीजन बिहाइंड प्रीफेरिंग, ठीक है, यूकेली, ये आपका है यूकेलिप्स ट्री, ठीक है, यूकेलिप्स ट्री, द प्लेनेट आपका फोरेस्टेशन प्रोसेस, ठीक है, फोरेस्टेशन आपका जो प्रोसेस है उस बारे में बात करना है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसका प्लांट, जो इसकी प्लांटेशन है, ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो है, वेरी फास्ट, ओके। प्लांटेशन मेक द सोइल मोर फर्टिलाइज, मतलब इसका जो प्लांटेशन है वो मोर फर्टिलाइज बना रहा है, बहुत ज़्यादा बना रहा है। आगे बढ़ो। वुड फ्रॉम यूकेलिप्स ट्री इज़ ईजिली कन्वर्ट इनटू द पल्प ऑफ पेपर इंडस्ट्री। अब जिन बच्चों को पता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ गया, वो ये समझ गया कि भाई हाँ प्लांट हो सकता है कि भाई ग्रो वेरी फास्ट हो, लेकिन वो बोला कि सोइल मोर फर्टिलिटी या मैक्सिमम फर्टिलिटी, जहाँ गया मोर आ गया, तो वो वहाँ पे क्या आ गया कि वहाँ आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरी साइड से तो गलत है कि वो मोर फर्टिलाइज नहीं बना रहा है। यदि ऐसा हो रहा होता तो हर जगह आपको ये क्या मिलते, प्लांट ही देखने को मिलते भाई। यदि वृक्षारोपण मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता होता ये वाला नीलगिरी के पेड़, ठीक है, यदि हम प्राथमिकता इनको देते, ठीक है, उनके पीछे प्रमुख कारण ये तो हर जगह तो यही मिलता है आपको, क्योंकि तो भाई फर्टाइल कर रहा है, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, कौन नहीं चाहेगा, बट हमको तो नहीं देखने को मिलते। तो ये तो थोड़ा गलत हो गया, दो गलत, 2 स्टेटमेंट गलत एंड बी आप अपने आंसर तक, ठीक है। हाँ ये तो हो सकता है, वुड फ्रॉम यूकेलिप्टस ट्री इज इजीली कन्वर्ट इनटू पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री, हाँ हो सकता है भाई, इजीली कन्वर्ट हो सकता है, दिस इज राइट, ये भी हो गया राइट, ठीक है। बट ये थोड़ा मोर फर्टाइल बना रहा है, और अब तो जब मोर फर्टाइल बना रहा है सोइल्स को ये आपका प्लांट, तो हमें हमारे आसपास देखने को मिलना चाहिए था जी, बस समझ में आई। अब आइए थोड़ा सा नॉलेज पे काम करते हैं इसकी। देखिए जो आपका ये प्लांट है ना, सॉरी यूकालिप्टस, जो आपका यूकेलिप्टस प्लांट है, ये वाला प्लांट भाई, ये प्लांट बहुत ख़तरनाक होता है, जहाँ भी लगता है, जिस भी सॉइल्स में लगता है, उसके जितने भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, उसके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं प्लस उसका जो वाटर है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये बहुत तेज़ी से उसको कम करता है। जितने भी उसके पोषक तत्व हैं मिट्टी के, जितना भी मिट्टी में पानी है, उसको क्या करता है, बहुत तेज़ी से कम कर देता है। तो इसीलिए लोग ये वाले प्लांट अपने कहीं भी नहीं लगाते हैं, बात समझ रहे हैं, लगाने से बचते हैं, ठीक है। और एक और बात, इसकी जो वाष्पोत्सर्जन दर है, जो मतलब वो बोलते हैं ना कि वाटर वेपर जो है इसकी, वो बहुत अधिक है, ठीक है। और एक बात और, मिट्टी की फर्टिलिटी में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान इंपॉर्टेंट इसकी जो कंट्रीब्यूट है बिल्कुल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो इसलिए ये गलत हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतना ही हमको समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, चलो थोड़ा फास्ट ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया, देखते हैं। चलिए बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ राइज
इंटेंसिफिकेशन, पहले तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है, ऑफ कल्टिवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन, ठीक है। वो बोल रहे हैं भाई चावल की गहन प्रणाली जिसमें चावल के खेतों को बारी बारी से गीला और सूखा किया जाता है, इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे बात आती है। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है भाई, एक मिनट, ये जो है ना, ये एक मेथड है, ठीक है, ऑफ कल्टीवेशन का। तो जब हम किसी को मेथड या कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि भाई आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो, वो इंक्रीज़ हो, जो उसकी कॉस्ट है वो क्या हो, वो कम हो। वो भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लाइक जैसे हमारा डाक संचार, पहले हम पोस्ट के द्वारा अपने संदेश भेजते थे, उसमें समय ज़्यादा लगता था, ठीक है, और पैसा भी ठीक मतलब लगता ही था ज़्यादा, मान के चलिए मतलब समय ज़्यादा लगता था। लेकिन जब से व्हाट्सअप आया है तो उसने हमारे टाइम को क्या करा है, कम करा है, सिंपल है। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट दिखाती है, ठीक है। अब वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि रेड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, यस हो सकता है, हाँ भाई, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। रेड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, यस। रेड्यूस इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, यस। भाई मीथेन प्रोडक्शन कम होगा तो भाई सिंपल सी बात है ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। हाँ, सीड रिक्वायरमेंट को कम करेगा, घटाएगा, तो मतलब किसानों के लिए फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को कम करेगा तो और भी अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव पॉइंट दिखा रहा है इस टेक्नोलॉजी के। तो आंसर इज़ डी, दिस इज़ राइट आंसर, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है आपको। ये तो होगी बेसिक जो मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। देखो सिंपल सी बात है, सिस्टम ऑफ राइस इंटरफिकेशन में जो है आपको जो सीड्स के वाक्य में ही रियल में बहुत कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई मीथेन की उत्पादन में कमी होती है, बात समझ में आ गई। जो हमारी ट्रेडिशनल हमारा जो राइस को जो बोना था, जो उगाना था, उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने उसको कम किया है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग ऑफ फॉलोइंग विच वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, ऐसी क्रॉप का नाम बताओ भाई जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, बताओ कौन सी है, कौन सी फसल सबसे कम जल कुशल है। आप कहोगे सर एक ही हमको दिख रहा है, भैया वो है पर्ल मिलेट, बाजरा। मैंने अभी आपको बताया था ना, बाजरा पढ़ाया ऊपर ही, ठीक है। चलिए ये भाई साहब एक स्लाइड हो रहेगा ये, उसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका और वेराइटीज़ ऑफ किसकी हैं। आप सीधा मारोगे हाथ, भैया कॉफ़ी की सर ने अभी तो पढ़ाया था, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ नॉट खरीफ में सर हमने देखा है राइस भी आता है। सर अभी आपने बताया था जो वीट है, जो गेहूँ है, वो कैसी है सर, वो तो रबी की फसल है, विंटर में होती है। और वीट को ये बताइए जब बारिश होती है वीट सर्दी के मौसम में, तो वो किस रीज़न से हो रही है, और वो वीट की फसल के लिए बहुत अच्छी है वो बारिश। आप कहोगे सर वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है। बात समझ में आ गई। चलिए ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस लिखा है मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा रहा है बाहर भेजने वाला राइस को। तो हमको पता है वो हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे कौन है, आपका थाईलैंड, सेकंड नंबर पर, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रबी सीजन कैरियर क्रॉप ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी मुख्य रबी की फसल है, कौन सा है। पैडी मतलब चावल, नहीं सर चावल तो उसका है किसका, आप कहोगे सर ये तो खरीफ का है। माइजे, नहीं सर मक्का नहीं है। मिलेट्स, नहीं सर वो तो आपका वीट है जो आपकी रबी की फसल है, अभी तो आपने बताया है ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि हमारी आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। देखो बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है। मैंने इसमें आपको क्रॉप्स के जितने भी PYQ आए हैं सब इम्पोर्टेंट है करा दिए हैं। और आप सबका मैं इतना बोलूँगा, इस वीडियो को 2 टाइम्स देखना प्लीज़, एक बार जाने से देखना, क्योंकि क्रॉप्स का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। जिसने ये वीडियो देख लिया और NCERT जिसने पढ़ ली है, नहीं भी पढ़ी है, मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं, वो अपना ये क्वेश्चन आराम से करके आ जाएगा, उसको एक क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अब आप लोगों से गुरु दक्षिणा के रूप में जो मांग रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है, ठीक है। और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।
गुड नाइट।